हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं प्रदीप निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल इन अपकमिंग AKTU एग्जाम एज वेल एज ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। लेट्स मूव ऑन दी next slide. First question is a refrigeration system. Option is remove the heat from the lower temperature body and deliver to the higher temperature. Second option, remove the heat from higher temperature body and deliver to low temperature. थर्ड ऑप्शन, रिजेक्ट द एनर्जी टू लो टेम्परेचर बॉडी, नन ऑफ दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन मीन्स। 1 टन रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है? इसका बेसिक फिजिकली सिग्निफिकेंस है कि 1 टन आइस मीन्स 1000 kg आइस विच इज पुट इनसाइड ए रूम एंड मेल्ट इन 24 आवर। 24 घंटे में 1 टन आइस मेल्ट होने पर जो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा या जो हमें कूलिंग मिलेगी, दिस इज द कॉल्ड 1 टन रेफ्रिजरेशन। इसका सही जवाब होगा 210 किलो जूल पर मिनट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसका बहुत सारी बुकों में कई बार इस तरीके से इसके एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रहती है 232.6 किलो जूल पर मिनट। ठीक, और अगर इसको किलोवाट में पूछा जाए तो किलोवाट में होती है 3.5 किलोवाट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ द हीट एक्सट्रैक्ट इन द रेफ्रिजरेटर to the work done on the refrigerant is called। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे। द रेशियो ऑफ द हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जो कैबिन से हीट निकाली जा रही है, जिसमें आप में कूलिंग के लिए आप कुछ सामान रखते हैं, टू द वर्क डन। वर्क डन मीन्स जो उसको पावर दे रहे हैं आप कंप्रेसर को चलाने के लिए, या पावर जो कंज्यूम कर रही है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस रेशियो ऑप्शन इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। द रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू। रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल COP। शॉर्ट में इसको COP बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को। एक्चुअल COP डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल COP। सी, एक्चुअल COP मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल COP, नन ऑफ दी। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिए, जब भी रिलेटिव वर्ड आपका किसी भी इफिशियंसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो ये हमेशा एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल होती है। हमेशा आपकी थ्योरेटिकल से कम होती है, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपकी क्या होगी? 1 से कम होगी, इक्वल टू होगी, तो ऑप्शन ए पूछा गया है, इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, क्या होगी? तो इफ़िशियंसी के केस में हम लोग हमेशा एक बोलते हैं कि इफ़िशियंसी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। मीन्स 100% अगर किसी की भी इफ़िशियंसी है तो बहुत रेयर केस, आइडियल कंडीशन में ही पहुंच सकती है, नहीं तो कभी भी इफ़िशियंसी 1 नहीं हो सकती है या 100% नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑलवेज, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? ऑलवेज आपकी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मीन्स ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया था वही क्वेश्चन आ गया। 1 टन रिफ्रिजरेटिंग मशीन मीन्स, 1 टन रिफ्रिजरेटिंग मशीन मीन्स क्या मतलब है? 1 टन इज ए टोटल मास ऑफ द मशीन। क्या जो 1 टन के बारे में बोल रहा है वो मास, टोटल मास ऑफ द मशीन, किसी मशीन का टोटल मास है? या फिर 1 टन रिफ्रिजरेशन इज यूज, 1 टन रिफ्रिजरेंट यूज, क्या जो मशीन में रिफ्रिजरेंट यूज किया गया है उससे है? या 1 टन ऑफ द वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द आइस, या उससे मतलब है? या 1 टन ऑफ द आइस, 1 टन आइस व्हेन मेल्ट होती है एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर, 24 घंटे में, एंड रिफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। MI मिनट है एक्चुअली, एम इसमें इनकी शो नहीं किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 टन ऑफ द आइस व्हेन मेल्ट फ्रॉम एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स एंड रिफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट और इक्वल टू 3.5 किलोवाट। किलोवाट में भी आप लोग याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है द COP ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी एज कंपेयर टू COP इन समर। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कोई भी आपका रेफ्रिजरेटर है जो घरों में यूज करते हैं हम लोग, ठीक, अगर उसकी परफॉर्मेंस देखनी है तो परफॉर्मेंस विंटर में और समर में किस में ज़्यादा होगी? तो इसका आंसर है इज सेम होगी, लोअर होगी, हायर होगी। तो हमारा सही जवाब होगा कि इसकी जो COP होगी हायर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिंक टेम्परेचर है, जिसमें आप हायर टेम्परेचर है, जिसमें हीट को रिजेक्ट करके आप बाहर फेंक रहे हैं, वो आपका लोअर हो गया। तो यहाँ पे COP क्या हो जाएगी हमारी? हायर हो जाएगी। बेसिकली COP का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी COP, यहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, इक्वल टू रिफ्रिजरेंट इफेक्ट या डिजायर इफेक्ट या कूलिंग, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक, ये COP का आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पावर पर टन ऑफ द रिफ्रिजरेशन, 1 टन रिफ्रिजरेशन के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो जैसा हम लोग अभी तक डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि 1 टन रिफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? 210 किलो जूल पर मिनट, या फिर बोल सकते हैं 3.5 किलोवाट। तो जो 3.5 ऑप्शन में आपको दिया है, तो ये आपका वही पावर है। तो COP का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो COP क्या हो जाएगी? डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमें क्या मिला? 1 टन रिफ्रिजरेशन। तो 1 टन रिफ्रिजरेशन में कितनी पावर कंज्यूम हो गई? 3.5 किलोवाट, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या है? पावर इनपुट देते हैं हम लोग, पावर इनपुट या फिर वर्क इनपुट, पावर इनपुट। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पावर इनपुट हो जाएगी बराबर 3.5 डिवाइडेड बाई COP। तो सही जवाब होगा ये। इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे घरों में हमारे जो भी एयर कंडीशनिंग लाते हैं, जैसे 1 टन की AC लेके आए, तो 1 टन की AC को जनरली आप इस तरीके से नहीं समझ सकते कि 1 टन में तो 3.5 किलोवाट, हम लोगों ने पढ़ा है कि इस तरीके से पढ़ाया गया कि 1 टन के लिए 3.5 किलोवाट पावर कंज्यूम होती है, लेकिन उसके साथ COP फैक्टर इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर COP की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू 1 होगी, तब तो 1 टन की AC 3.5 किलोवाट पावर को कंज्यूम करेगी। अगर COP यहाँ पे 4 हो जाएगी तो फिर वो पावर कंज्यूमशन हमारा कम हो जाएगा। तो जिस एयर कंडीशनिंग की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, उसका पावर कंज्यूमशन हमारा उतना ही बेटर होता चला जाएगा। और यहाँ पे 3.5, अगर आप 2 टन की AC लेंगे तो ये 7 किलोवाट हो जाएगी।
ठीक उसी हिसाब से ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एज कंपेयर टू डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग। अब इसके बारे में बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। जो हमें डिजायर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो कूलिंग हमें चाहिए। डिजायर इफेक्ट हम लोग इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि अभी हम लोग हीट पंप के बारे में देखेंगे तो वहाँ उससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, यहाँ डिजायर इफेक्ट का मतलब है कि हमें क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए, या फिर हमें हीटिंग चाहिए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिजायर इफेक्ट के बारे में हमारी एक कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा क्या होगा, तो डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। तो ऑप्शन है सेम होगा, लेस होगा, मोर होगा और इक्वल होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसको टेम्परेचर बहुत लोअर करना होता है। आप देखो कि आइस जमाने के लिए इसको टेम्परेचर 0 के नीचे करना होता है और पूरे उसमें आपका 5 या 6 डिग्री मेंटेन करके चलना पड़ता है। जबकि एयर कंडीशनिंग में टेम्परेचर जो होता है आपका 80 तक मिनिमम। जो आपकी इनके न्यू एसी आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें 24 आपका इनके सेट कर दिया है कि इससे नीचे नहीं जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब लोअर टेम्परेचर आप इसको डाउन नहीं कर रहे हो तो इसकी COP ज़्यादा हो जाएगी। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज द रेंज ऑफ। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी कितनी होगी? कैपेसिटी का मतलब ये कितने जो रेफ्रिजरेटर आते हैं हमारे कितने टन के आते हैं, या जो घरों में जो यूज किए जाते हैं। तो कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कोई भी मतलब रेफ्रिजरेटर जो घरेलू पर्पज़ के लिए है, इंडस्ट्री पर्पज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पज़ की बात कर रहे हैं। वो आपके 0.1 टन मतलब 1 टन का 10वां भाग, ठीक है, उस रेंज में आते हैं आपके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। एक कंडेंसर ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट द हीट एट द रेट ऑफ द 120 किलोवाट while it compressor consume the power 30 किलोवाट। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, या करना भी होगा तो बहुत स्मॉल टाइप से हम लोग यूज करेंगे जो कि आपका सिंपली हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है, डिजायर इफेक्ट मीन्स कि कितनी हीट वो वहाँ से कैबिन से खींच रहा है डिवाइडेड बाई सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ये बहुत सारी बुकों में आपका गलत दिया हुआ है। इसमें बुकों में क्या है कि इसकी COP इसको यही मान लिया गया है कि जो 120 किलोवाट सिस्टम कंडेंसर रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग के केस में हमेशा ये होता है कि कोई भी ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती हैं मशीन, वो जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करती हैं उससे ज़्यादा रिजेक्ट करती हैं। मींस कि जितनी हीट उन्होंने खींची उससे ज़्यादा बाहर दे दी। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें कहीं ना कहीं से हीट ऐड हो रही होगी। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं, देखिए यहाँ पे ये आपका रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे वर्क इनपुट हो रहा है W, और यहाँ से अगर सपोज Q2 हीट जा रही है और यहाँ पे ये Q1 आ रही है, तो Q1 क्या हो जाएगा, W प्लस Q2। ठीक, ये आपका लो टेम्परेचर पे है, इसको हम लोग बोल देंगे कैबिन है, ये कैबिन लो टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे COP क्या हो जाएगी, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आप इनके लिए देखिए Q2 डिवाइडेड बाई वर्क, जो भी वर्क है, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 माइनस
W डिवाइडेड बाई W। Q1 की वैल्यू क्या है 120 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना हो गया, आंसर इज 3। बुकों में क्या है, आंसर 4 दिया है। 4 किसके लिए हो जाएगा, पंप के लिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलिए, अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो उसका भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज ए हीट पंप। तो अगर एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें रिलेशन पूछी गई है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या रिलेशन है। तो COP ऑफ जो भी रेफ्रिजरेटर की होती है, हीट पंप की उससे एक ज़्यादा होती है। तो कौन सी रिलेशन आपकी हो जाएगी, रिलेशन आपकी ऑप्शन नंबर बी। पेन ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए, ए हीट पंप वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल। एक हीट पंप एक रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है, हैज ए COP ऑफ 5। इसकी COP कितनी है, 5। इट वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर। अब ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करेगा, टेकिंग दी 1 किलोवाट वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट 1 किलोवाट है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, व्हाट विल बी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कितना होगा। तो पहले तो हम लोग COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा पिछली स्लाइड में, COP ऑफ पंप इक्वल टू COP ऑफ R प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5। इसकी हमें निकालनी है COP ऑफ R और इसकी 1। तो इक्वल टू ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से COP ऑफ R हमारी हो जाएगी 4। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, COP ऑफ R रेफ्रिजरेशन की, इसका फॉर्मूला होता है हमारा डिजायर इफेक्ट। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं डिजायर इफेक्ट, या फिर कूलिंग डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट कितना दिया है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर इफेक्ट। वर्क इनपुट कितना दिया है, 1। ठीक, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कैलकुलेट करना है, COP कितनी दी है, इक्वल टू 4। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू 4। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिवर्सिबल इंजन हैज ए आइडियल थर्मल इफिशियंसी ऑफ 30%। एक इंजन है, इसकी इफिशियंसी कितनी दी है, 30% दी है। व्हेन इट इज़ यूज एज ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन, जब इसको रेफ्रिजरेटिंग मशीन की तरह यूज करते हैं, विद ऑल अदर कंडीशन आर अनचेंज, कोई भी कंडीशन इसकी नहीं बदलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी क्या हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग हमेशा याद रखिए, जो भी COP ऑफ पंप होती है वो इन्वर्सली होती है किसकी, किसी भी इंजन की इफ़िशियंसी के इन्वर्सली होती है। ठीक, अगर हमें रेफ्रिजरेशन की निकालनी है तो रेफ्रिजरेशन में क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो इफ़िशियंसी है, ठीक, इसमें से -1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/30, 30/100 -1, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 30 -1। तो ये अप्रॉक्स आएगा 3.33, 3.33 में से ही चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2.33। जिनमें कैलकुलेटर यूज ना हो, देखिए मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट होंगे और बहुत ही 1 मिनट से भी कम समय में आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द लोअर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज फिक्स्ड, लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है कि जैसे रेफ्रिजरेशन में 5 डिग्री आपने फिक्स कर दिया कि इसको इतना मेंटेन करना है, देन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। अगर आपको मशीन की COP इम्प्रूव करनी है तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, ऑपरेटिंग द मशीन एट हायर स्पीड,
मशीन को एट हायर स्पीड पे ऑपरेट करें। सेकेंड, ऑपरेटिंग दी मशीन एट लोअर स्पीड, मशीन को लोअर स्पीड पे ऑपरेट करें। राइजिंग दी हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को राइज कर दें, या लोअरिंग दी हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को लो कर दें। तो करेक्ट आंसर इज लोअरिंग दी हायर टेम्परेचर। मीन्स जैसा आपने वो क्वेश्चन देखा था कि सर्दियों में उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, मीन्स हायर टेम्परेचर को आप कम कर देंगे तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? इसमें हमने आधा यूनिट कवर किया है। यहाँ पे हम लोग यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन ऑफ RAC के डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें 15 क्वेश्चन है, बाकी जो फर्स्ट यूनिट के 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे मॉक टेस्ट 1 में। तो इस तरीके से यूनिट वाइज आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें कोई भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल सभी बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें।